मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है। ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। और फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। गुजरात बनाने का मतलब होता है कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी। गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क। ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता ना। उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है, जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था। मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बताई। वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते,
वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहां की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूं। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी, मेरी आवाज, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूं, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया, मैं एक नया पैसा नहीं लूंगा। और आप जानते हैं, एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए, मैं पक्का अहमदाबादी हूं। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूं, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रहे जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप तो ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिया। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हो, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी। दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हैं हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरिबान में देखो, फिर औरों पर कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है, और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं। जो जातिकरण राजनीतिक है,
इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहती हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुराने क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे और मम्मी ने कहा कि बेटा, पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है। ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं मदनी जी, अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। श्योर, बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीजा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अमेरिका के प्रेसिडेंट नैन्सी पॉल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल का एक और। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है। तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? और जसवंत सिंह, आपने उनको टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवाल आपके घेरे में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये बीजेपी पर एक छत्र राज चलाते हैं। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है, हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है।
ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। संगठन व्यवस्था से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना हुआ होता है। ढेर सारी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स और एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत बड़ी हमारी टीम है। कभी हम अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी की बात कर रहे थे, कभी अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, अडवाणी जी बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे ये काम मिला है, पार्टी ने जो तय किया है मुझे करना है, क्योंकि आखिर मैं कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ता के नाते जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर मुझे जो कुछ भी योगदान देना होता है तो देता हूं। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और टीम के रूप में काम करते हैं। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? मैं नहीं मानता हूं कि वो रीठे हैं। और वो देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया गोवा में, अडवाणी जी रूठे, उनको सब लोग मनाने गए उनके घर पे। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया तब वो मीटिंग में गए, फिर उनको मनाने गए। और अभी लोकसभा की टिकट जब डिसाइड हो रही थी, वो भोपाल से लड़ना चाहते थे, पार्टी अहमदाबाद से लड़ना चाहती थी। इन तीनों विषयों की क्लैरिफिकेशन अडवाणी जी की तरफ से भी आया है, पार्टी तरफ से आया है, और ये सारी काल्पनिक कथाएं रही है। क्योंकि जिस दिन गोवा में तय हुआ उसी दिन फोन पे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए वो गोवा आ नहीं पाए थे, लेकिन अब वो मसाला बन गया न्यूज के लिए तो चल पड़ा। और जसवंत सिंह जी ने अभी अभी मेरी एक किताब मोदीत्व नाम की किसी ने एक मेरे चीजें छपी है, उसकी प्रस्तावना लिखी है जसवंत सिंह जी ने अभी अभी। और आपने उनको टिकट नहीं दिया? ऐसा है, टिकट मैं नहीं देता हूं, टिकट मैं नहीं देता हूं। स्टेट इलेक्शन कमेटी अपना रिकमेंडेशन भेजती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। और उनके बेटे को अभी अभी असेंबली में चुनाव लड़वाया, जिताया है। जसवंत सिंह जी के बेटे उसी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से एमएलए है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव था, लेकिन ये बात सही है। आखिरकार देखिए, भाजपा में लाखों कार्यकर्ता है, अब टिकट तो 500 लोगों को मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो राजी नाराजी की संभावना हर जगह पे ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी को भी चिंता है। आज ही का मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता अडवाणी जी हैं, जसवंत सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी ने सबको किनारे लगा दिया। पहली बात यह है कि जो लोग हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने मोदी को उंगली पकड़ के चलाया है, और आज भी ये वो लोग हैं जिनके चरणों में बैठ करके मैं जीवन की बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा लेता हूं। और इसलिए न उनको भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पता है, न भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता है, लेकिन वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके यहां सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, उठा करके ऑफिस से बाहर फुटपाथ पर पटक दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी को बिठाना था, तो उनके यहां ये हुआ है तो बचपन से उन्होंने यही देखा है, तो उनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है ना। लेकिन अब वो कल्चर बीजेपी में नहीं आई। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। अब वो उन दोनों के बीच का मामला है, रहने दीजिए उनके पास। और पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी में जितना नहीं पसंद करते, बाहर वाले पसंद करते हैं। राज ठाकरे, आपका रिश्ता तो शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पहली बात है कि इसका पहला पार्ट जो है वो आपका अनुमान सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुझसे इतने श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मेरी पार्टी में, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझको अपने कंधे पर बिठाया है। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज रात दिन देखे बिना इतना पसीना बहा रहे, इतना पसीना बहा रहे हैं। अगर मैं जो कुछ भी हूं तो उन पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। अगर आज मैं इतना ऊपर दिखता हूं तो मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है
उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है, इसके कारण दिख रहा हूं। इसलिए मेरी पार्टी में कोई मेरे साथ नहीं है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। वो सब हैं, इसलिए तो मैं यहां दिख रहा हूं। अगर वो ना होते तो मैं धरती पर भी कहीं नजर नहीं आता। तो रियलिटी ये है। दूसरी बात है, जब सारा देश अगर ये कुछ बातें कह रहा है तो और भी लोग कहते होंगे, और दलों के लोग भी कहते होंगे। कुमार विश्वास, मैंने सुना कि वो आपकी तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे बात करते थे। ये बात सही है। मैं तो बात सबसे करता हूं जी। ज्यादातर लोग ये चलाते हैं कि मोदी किसी से बात नहीं करते। कम से कम वो सच तो बोला कि मैं बात करता हूं। लेकिन कांग्रेस में कम से कम ये क्राइसिस नहीं है, वहां तो तय है कि लीडर कौन है, किसकी कमांड चलेगी। और यही तो कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। देश की आरती उतारने के बजाय वो एक ही परिवार की आरती उतार रहे हैं। यही तो मुसीबत का कारण है। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि राहुल गांधी हैज आउटस्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं। आपकी पार्टी में किसी बड़े नेता ने यह कहा कि मैं आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं? इसका कारण है कि मैं कहता हूं कि मैं सबके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मैं यही तो कहता हूं ना कि सब मेरे नेता हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा से मैं बढ़ रहा हूं और मैं इन्हीं के अंडर में काम करता हूं। लेकिन जिनके अंडर आप काम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी हैं, वो बनारस से लड़ना चाहते थे, आप पहुंच गए वहां। मुझे निमंत्रण दिया है जी, और उनको तो कानपुर की बहुत अच्छी सीट पर लड़ रहे हैं और मैं मानता हूं वो अपने जीवन में सर्वाधिक वोट से इस बार जीतने वाले हैं। सर, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, सभी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे या उनको सुरक्षित देखेंगे, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझें? आपको एक मेरी प्रार्थना है, अगर मौका मिले तो अक्टूबर में हमारे यहां नवरात्रि का पर्व होता है। एक बार गुजरात में नवरात्रि का पर्व देखने आइए और रात को 1-2 बजे ऐसे ही जरा टहलने के लिए निकलिए। आप देखेंगे जवान बेटियां पूरे गहनों से लदी हुई अकेली स्कूटी पर अंधेरी रात में जाती हुई मिलेगी। तो ये सब संभव है, सब संभव है। आज मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है पब्लिक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो लड़के बलात्कार करते हैं ये छोटा मोटा अपराध है और बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, और मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं इस कानून को बदलूंगा। अगर आप ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे तो जब मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ तो कांग्रेस के वहां के गृह मंत्री ने बयान दिया था, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये माइंडसेट है ना, वही देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमें इन घटनाओं के लिए पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक है, उसको सुधार करने में शायद समाज को शिक्षित करना, संस्कार, बहुत चीजें जरूरत लगेगी, लेकिन हम कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं? पल भर के लिए सोचिए कि आप ही वो बालिका है जिस पर ये जुल्म हुआ है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि छोटी मोटी घटना हो गई? एक बार सोच लीजिए आप खुद एक बालिका है, या ये सोच लीजिए आपकी अपनी बेटी है और उस पर जुल्म हुआ है, और तब आपका रूप देखिए आपको क्या विचार आता है। भारत की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। 21वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं?
ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे, ऐसी बुद्धि न दे। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। हम जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। सर, बिना रुके बिना थके आप 2 महीने से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ये मोटिवेशन कहां से मिलता है सर? एक तो इसको मैं 15 सितंबर से शुरू किया था, अभी चल रहा है अप्रैल जी, तो मेरे हिसाब से करीब 6-7 महीने हो गए जी। एक तो मैं मजदूर आदमी हूं, मैं बचपन ही बहुत कठिनाइयों से गुजारी है, तो शरीर से पूरा काम लेने का मुझे आदत भी है। योगा करने की परंपरा बहुत सालों से मेरे जीवन में है, योगा और प्राणायाम से मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा ये मत है, काम करने की थकान कभी नहीं होती है, थाक लगती है काम न करने की। मुझे काम करने का संतोष मिलता है। और तीसरी बात है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत होती, इतनी बड़ी ताकत होती है, वो आपको दौड़ाती रहती है। जनता का प्रेम आपको सोने नहीं देता है, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो बहुत तेजी से कनेक्ट होते हो, और अगर तेजी से कनेक्ट होते हो तो आप चीजों को कन्वर्ट भी कर लेते हो। और मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है, जो इतना प्यार मुझे मिला है। जी, आप थर्ड रो में। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए, ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं, और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूं। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके
कि मैं कुछ ढंग से रहता हूं। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीजों को ज्यादा बताता नहीं हूं। गुजरात में लोगों को काफी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है, लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियां भी दी थी, मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा तो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूं और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो। उसमें से बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीजें कहां बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूं, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियां बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आज भी मेरा परिवार, आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी मां आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूं। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूंगा। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूं। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूं। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए। और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है, इसलिए फिर मेरे से ज्यादा सवाल करते रहिए।
वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। मैं तो दिन रात हर पल हर कदम, मैं सुबह उठता हूं तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूं जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बालक हूं जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। हमने नरेंद्र मोदी से इलेक्शन कैंपेन के दौरान लग रहे हर इल्जाम पर सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने विचारक लेखक डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। आज इस अदालत में जो मुकदमा चलाया गया वो कई मामलों में असाधारण है। इस देश में ऐसा तो हुआ है कि जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं वो दैत्याकार भ्रष्टाचारों के आरोप में कटघरे में खड़े किए जाते रहे हैं, मगर ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार मात्र भर है उसे भावी प्रधानमंत्री मानकर शपथ ग्रहण करने के पहले ही इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दूसरी अहम बात जो ध्यान देने लायक है और अदालत उसे रेखांकित करना चाहती है कि पिछले 12 साल से ये अभियुक्त निरंतर अदालतों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, मीडिया के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, और कोई भी विपक्षियों की सरकार होते हुए, जांच के सारे साधन उनके पास होते हुए 10-12 वर्षों में गुनाहगार साबित नहीं किया जा सका है। तीसरी बात जो कानून के राज के साथ जुड़ी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीधे काम कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सबूतों के अभाव में उन्हें मुजरिम नहीं पाया है। इस सब के बावजूद कानून के एक बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना करते हुए कि बार बार एक ही मुकदमे में बरी किए जाने के बाद किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, ये काम आज भी जारी है। जितने आरोप इस अदालत में आज नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, उन्होंने कटघरे में बैठे वाणी का संयम गंवाए बिना उन सभी का काफी असरदार तरीके से जवाब दिया, अपनी सफाई पेश की, और अदालत सबूतों के अभाव में उन्हें अपराधी नहीं समझती। पर यह अदालत अपना कर्तव्य समझती है कि मोदी जी को सतर्क करे कि आने वाले 5 वर्षों में भी या शायद उसके बाद भी वो लगातार बार बार कटघरे में खड़े किए जाते रहेंगे, क्योंकि इस देश की 1.25 अरब जनता अपने प्रधानमंत्री से ये कड़ी पड़ताल पूछताछ करती रहेगी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव अभियान के दौरान जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें वो कैसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी किया, आपकी अदालत में आज के जज ने बरी किया, लेकिन जनता की अदालत में उनका मुकदमा अभी बाकी है। देश भर में लोकसभा का चुनाव है, असली फैसला जनता जनार्दन को करना है। आप मालिक हैं इस देश के, आपको तय करना है कि नरेंद्र मोदी की बातों में कितनी सच्चाई है। आपको तय करना है कि क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लिए वाकई में एक कुशल शासक, कुशल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव के मौके पर हमारा लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे एक और अदालत लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।